नमस्कार सभी को। मैं हूं कपिल भारद्वाज और 10th क्लास यानी कि बोर्ड क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, नंबर 2 पॉलिनोमियल, नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उनकी लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ से यहाँ पे यूज़फुल होंगे, रिलेटेड होंगे। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं फिर से आपको पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा, जिसमें हमने 9th क्लास में भी हमने जिनके बारे में पढ़ा था, और पॉलिनोमियल चैप्टर इन 10th क्लास जो हमने ऑलरेडी उसकी वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, उसमें भी हमने उसमें डिटेल में बात की थी। आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू अबाउट द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है कि एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं जिनमें की जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, या फिर डेसिमल नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि इस फॉर्म में होनी चाहिए, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अभी हम इस इक्वेशन के बारे में बहुत बहुत सारी बातें करेंगे, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि जो वेरिएबल की जो पावर है ये 2 है। यहाँ पर अगर आप कहें कि ए एक्स की पावर 1/2 आगे समथिंग समथिंग, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी के बारे में जब हमने बात की थी तो उसको हमने दो बेसिस पर तोड़ा था। एक, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे अगर हम इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की बात करें, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 टर्म है। नंबर 1 टर्म, नंबर 2 टर्म, नंबर 3 टर्म। उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता है। जैसे कांस्टेंट है वो एक है जिसमें जीरो है, उसमें एक भी टर्म नहीं है, तो उनको हम बोलते थे मोनोमियल एक टर्म के लिए, बाइनोमियल 2 टर्म के लिए, ट्राइनोमियल 3 टर्म के लिए, ऐसे कर करके आगे उनका क्लासिफिकेशन होता जाता है। और दूसरा जो तरीका है उनको क्लासिफाई करने का वो है उनकी डिग्री के ऊपर। और डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको जस्ट रिवाइज करा दूं। जो वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट पावर है, उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर ये 2 है। तो ऐसे ही वो 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, चारों कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम जनरली 3 तक बात करते हैं। 3 तक हमने ऑलरेडी बात भी की है। अगर उसकी 0 है तो हम उसको बोलते हैं एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। या फिर अगर उसकी 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके बारे में, जिसके हमने जो जनरल फॉर्म बोली थी, जिसकी जो जनरल फॉर्म है, इफ यू कैन रिकॉल है, वो थी ए एक्स प्लस बी। ये आपका एक जनरल लीनियर पॉलिनोमियल था। फिर हमने बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, तो जिसके बारे में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने बहुत डिटेल में बात की थी। तो वो क्या था, 2 वेरिएबल में क्या हो गया, ए एक्स, दूसरा वेरिएबल हमने y ले लिया, तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, इसे पी एक्स बोलो, पी एक्स वाई बोलो, फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई, या फिर जीरो इक्वेशन बनाने के लिए से ये होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर ऐसे इस तरीके से ये एक इक्वेशन है, a1x b1y c1, इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल है। तो अगर हमको दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो उनके लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिएंगी। तो एक रूल है, जितनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल, एटलीस्ट उतनी इक्वेशन हमको चाहिए ही चाहिए, तभी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अभी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने बताया, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, बट इन 2 डिग्री, इसलिए बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि हम इसको जीरो के आगे इक्वेट करेंगे, तो इसलिए हमने इसको इक्वेशंस बोल दिया। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दैट इज दिस फॉर्म, मतलब जिसमें कि जो वेरिएबल है उसकी पावर आपकी 2 है। इस तरह की पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ पे एक बात याद रखने वाली जरूरी है, जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, कि a कैन नॉट बी जीरो। हियर a कैन नॉट बी जीरो। अगर देखो आप कॉमन सेंस, अगर a जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, देन देयर विल नॉट बी दिस पावर 2। तो क्वाड्रेटिक कहाँ बचा, ये तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। तो दिस इज ए कॉमन सेंस कि a जीरो नहीं हो सकता।
बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, बट ए जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल में, क्योंकि हम सिर्फ एक्स की बात करेंगे, इसमें वाई को हम लेके नहीं आने वाले हैं। तो वहां हमने बात की थी कि वहां उसका क्यों क्या उसका यूज है जनरल फॉर्म में लिखने का। तो मैंने वहां बात की थी आपको स्क्वायर के पेरीमीटर की, कि एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर, अगर उसकी एक साइड को हम चेंज करते जाए तो उसका पेरीमीटर हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4x, जहां पे कि ये x है हमारा, ये क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर। और जब हमने बात की थी इन टू वेरिएबल लाइक x एंड y, तो हमने बात की थी फिर उसकी उसके बारे में रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका 2x प्लस वाई। तो आपको x भी पता हो y भी पता हो, तो ये कब अगर आपके दोनों अननोन है तो कब पता चलेगा, जब x और y में एक और रिलेशन आपके पास हो, क्योंकि टू वेरिएबल टू इक्वेशंस, देन ओनली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी जब हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज करिए एक स्क्वायर है, इसको स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि इसकी इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि मैं सिर्फ इसी एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ कि जो उसकी हाइट है और जो उसकी लेंथ है, या फिर इसको विड्थ बोलो हाइट बोलो, विड्थ हम बोले, तो जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस है और उससे भी एक यूनिट ज्यादा है, तो 2x प्लस 1। तो इस केस में इसका अगर मुझे पेरीमीटर दे वो एरिया दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, तो आई वांट टू फाइंड आउट द व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द विड्थ। तो क्या हो जाएगा ये x इंटू, आपको पता है कि l इंटू बी होता है, इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 300। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ओके, अभी आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले समझने और उसको सॉल्व करने का जो अंडरस्टैंडिंग थी वो किन को थी, अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा बात करें उसके बारे में, तो हम देखेंगे कि जो ऐसा बोला जाता है कि बेबीलोनियंस ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने और उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। उसके बाद ग्रीक्स आए, ग्रीक्स में बहुत ही फेमस नेम यूक्लिड्स, उन्होंने एक ज्योमेट्रिकल तरीका बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि ये एक जनरल आवाम के लिए, लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड था। जो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम और या फिर इम्पोर्टेंट तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व और अंडरस्टैंड करने का जो श्रेय जाता है वो मेनली जाता है ब्रह्मगुप्त, जो कि 600 ईस्वी में उन्होंने इस तरीके से फॉर्मुलेशन इसका किया था। उसके बाद जो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने और सॉल्व करने का जो मेन जो जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रीधराचार्य को। श्रीधराचार्य, आप आगे पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो बाद में वो जो श्रीधराचार्य ने दिया था उसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इमेंस, दैट्स व्हाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इटसेल्फ इज नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला आल्सो। उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात हुई कि किसने इस इक्वेशन को समझने और सॉल्व करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। तो अभी हम प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, बारे में बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से ही बताता जा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको कंपेरिजन करना होता है, चीज़ों को उसके हिसाब से रीअरेंज करना होता है, तो वहाँ पे इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है टू मिनिमाइज योर कैलकुलेशन और टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशंस। तो अभी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने अभी बात की। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो अभी तो पहली बात है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं डे टू डे लाइफ में या फिर
ऐसी ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। जैसा अभी हमने बात किया वहाँ पे आपने हमने बात किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। वहाँ पे हमने बोला था कि जैसे वो उसमें एक एग्जांपल था, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल था कि दो एक 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 बच्चा है जो मेले में जाता है, वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा खर्च करता है और उसमें से वो देखता है कि कुछ तो वो राइड्स लेता है और कुछ वो कोई और गेम खेलता है। और हमें पता है कि राइड्स का जो पर राइड का जो कॉस्ट है, वो जो टिकट की कॉस्ट है वो कुछ अमाउंट है और किसी अदर गेम की कुछ अमाउंट है। और उसके बाद हमको ये पता है कि जो राइड्स ली उसने और जो गेम खेला वो एक दूसरे के हाफ है, या फिर जो राइड ली वो डबल है जो उसने गेम खेला। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई कि x प्लस वाई इज वो x इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई। अगर हम राइड और उसकी बात करें तो x इज इक्वल टू वाई बाई टू हो गया, एक इक्वेशन हुई। और दूसरी क्या थी कि अगर अगर एक का अमाउंट, अगर अगर राइड का 3 रुपए है और गेम खेलने का 2 रुपए है, तो टोटल रुपए उसने 20 रुपए खर्च किए। तो हमें बताने थे कि उसने कितनी गेम खेले और कितनी उसने राइड्स ली। इस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना था। तो यहाँ से हमें सच समझ में आया था क्यों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरीके से ऐसी क्या सिचुएशंस हैं, जनरली फ्यू ऑफ द एग्जांपल आई विल गिव यू राइट नाउ, जहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमको जरूरत पड़ेगी। देखिए आप यहाँ पे इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। दो लोग हैं जॉन एंड जीवंती जिनके पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों दोनों से 5 मार्बल खो गई। अब बताए द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो बची है उनके पास, उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी ऑफ मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप रखेंगे, आपको किसी भी गिवन स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में रखना आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखें, उनके पास दोनों को मिला के कितनी थी 45। तो आप यहाँ पे बोल दो कि एक के पास x थी, दूसरे के पास y थी, सिंपल। तो x प्लस वाई कितनी थी 45। अब वो कह रहा है कि दोनों ने 5 खो दी तो एक के पास कितनी बची x माइनस 5, दूसरे के पास कितनी बची y माइनस 5। और कह रहा है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू 124। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन ये है यहाँ से। अब देखिए आपने क्या कहा था वहां पे लीनियर और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो यूज किया था, जिसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में रख दी थी। तो वहां पे फिर भी दूसरी भी लीनियर इक्वेशन बनती थी क्योंकि दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशंस थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का यूज हुआ था इक्वेशंस बनाने में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, जैसे कि y को उठा के मैं रख दूं 45 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5 और y माइनस 40, y करेंगे 45 माइनस x। तो 45 में से 5 गए तो 40, तो 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, बाकी भी इस तरीके से एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप इसको ये हो गया यहाँ पे 45 माइनस एक्स, ये 40 माइनस एक्स। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये होता है आपका x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकल के। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आती है। अब क्योंकि हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए इनको सॉल्व करना आना भी हमें बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी हम एक आध और एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको आपको ये लगेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, जो है भी बाद में सॉल्व करने इसने बताया। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जहां पे कि वो लगेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन वो निकलेगी नहीं। वो कैसे, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज वहां पे बताई थी, वो आपको समझ में आएगी। अब देखिए जैसे ये थर्ड इक्वेशन है, आई विल जस्ट लुक हियर। जो सेकंड है वो भी या थर्ड, या देखिए जो ये सेकंड इक्वेशन है, आपको लगेगा कि यहाँ पे एक्स एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है, दो एक्स का। तो आपको लगेगा कि मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं होगी। अब हम जो कंडीशन बताए थे पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने वहां पे बताया था आपको कि इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि अगर a 0 हो जाएगा तो x ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, खत्म। इसके बाद ये कोई क्वाड्रेटिक थोड़ा ना बची है ना। तो इसीलिए हमको ध्यान देना है कि हमको पहले उसको सॉल्व करके ही देखना है। खाली हमको ये नहीं देख लेना है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक्स स्क्वायर तो आएगा, इसलिए वो हो सकता है एक्स स्क्वायर दोनों राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट हो गया तो कार्ड इक्वेशन नहीं बचेगी। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, कि जब भी आपको सामने कुछ इक्वेशंस दिखें, कुछ ये कुछ ब्रैकेट्स में देखें जब मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको लगे कि ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, वो मे नॉट बी द ट्रू। इट मे बी द ट्रू बट इट मे नॉट बी द ऑलवेज ट्रू, बिकॉज वो LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट वो टर्म हो सकता है। और जैसे एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिकली नहीं बचेगी। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 में हमको क्या है कि आपको ये सिर्फ पहचाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। अगेन आपको सारी सॉल्व करके ही देखनी है। जस्ट लुकिंग एट द ब्रैकेट्स कि यहाँ तो स्क्वायर आ जाएगा, ये क्यू आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, उसको उसी बेसिस पे हमको उसको नहीं बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। पहले आपको उनको सॉल्व करके देखना ही है। तो आप एक करें, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम आपको उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अभी देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बताया था लीनियर इक्वेशंस में कि आपको इक्वेशंस फॉर्म करना आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं एक एक इस सेकंड नंबर क्वेश्चन की एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको हिंट दूंगा। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 520। पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ये आपको पता होना चाहिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो ये तो जो पहले एग्जांपल देने का तो वही है। तो अगर आप लेंथ को आप x मान लो तो विड्थ क्या हो जाएगी आपकी, विड्थ हो जाएगी आपकी क्योंकि देखो ब्रेथ से डबल है और एक ज्यादा है लेंथ, तो आपको वो नंबर मानना चाहिए जिसमें कि मल्टीप्लाई करके और जोड़ के दूसरा इक्वेशन आ जाए। इंस्टेड ऑफ अगर मैं लेंथ को मानूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि लेंथ उसकी आधी है और उसमें से एक कम है। तो इससे बढ़िया है कि मैं इसको विड्थ को x मानूं। ये आपको खुद कॉमन सेंस से निकालना है कि आपको किसको x मानना है और किसको x के टर्म में लिखना है। अगर मैं यहाँ पर लेंथ को x मान लूं तो मुझे विड्थ कैसे लिखनी पड़ेगी, x/2 - 1, जो कि इट डजंट लुक गुड, कैलकुलेशंस इसमें इजी नहीं होंगी। तो आप इस तरह से माने, अज्यूम करें वो इस तरीके से अज्यूम करें ताकि जो इक्वेशंस फॉर्म हो वो थोड़ी सिंपल फॉर्म हो। तो इसलिए मैंने विड्थ को x माना, तो लेंथ ऑटोमेटिकली ट्वाइस ऑफ विड्थ एंड एक ज्यादा 1, ये हो गई आपकी। और आपको वो है कि एरिया आपको दे रखा, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक बन के आ जाएगी, जिसको आप अभी सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपको भी सॉल्यूशन बताया नहीं, वो मैं अभी आने वाली एक्सरसाइज आने वाले टॉपिक्स में बताने वाला हूँ। सिमिलरली टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, एक को x ले लो, दूसरे को x+1 ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। रोहन्स मदर इज वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, बस अब यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी, मैंने आपको बताया था। सिमिलरली रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अभी अगर रोहन x है तो उसकी मदर x+26 है। The product of their age in 3 years from now will be 360। आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आज से इसकी कितनी हो जाएगी, x+3 मल्टीप्लाई और मदर कितनी हो जाएगी x+29, क्योंकि x+26 तो अभी है 3 साल बाद और वो 3 साल बढ़ जाएगी, उसका प्रोडक्ट कितना है 360। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस बनाएं। फोर्थ इक्वेशंस में आपको खुद के लिए बनाने के लिए छोड़ देता हूँ, आप उसको ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन में आपको रिकॉल कराऊं, वो कुछ भी नहीं है, इट इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था और जो हमने थोड़ा सा जो रियल नंबर है पहले उसमें भी हमने पढ़ा था, जब हम जो जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में, रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने पढ़ा था। तो ये फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, दैट इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेम मेथड जो हम 9th क्लास से ही करते चले आ रहे हैं। हम इसको एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझेंगे कि देखिए इसका क्या रूट्स निकालने हैं, रूट्स कहो जीरोस कहो, बात एक ही है। तो 2x² - 5, तो हम क्या करते थे कि 2x² - 5x + 3 है, तो हम क्या करते थे, जो बीच वाला टर्म है इसको हम इस तरीके से तोड़ते थे कि सपोज करो इसको p और q में मैं तोड़ू तो p + q मेरा क्या होना चाहिए -5, सम इसके बराबर होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन
P इंटू क्यू शुड बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ A एंड C, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। तो 2 इंटू 3 इज 6, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसे दो नंबर निकालने होंगे। तो ऐसे दो नंबर आप ध्यान ध्यान से देखें तो क्या आएंगे आपके -2 एंड -3, उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस है तो वो 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक कॉमन सेंस वाली बात है, आपको किस तरीके से सोचना है कि क्या क्या नंबर वो हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सम है वो माइनस का है और मल्टीप्लीकेशन आपका पॉजिटिव है। तो पहली बात तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव लाने के लिए आइदर आपके दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए और दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे सम नेगेटिव है तो डेफिनेटली जो 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 सम होगा उसमें या तो ऐसा हो सकता है कि माइनस का नंबर बड़ा हो प्लस का नंबर छोटा हो, लेकिन वो केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर प्लस और माइनस दोनों आएंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा, जो कि हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे जो दोनों नंबर होने चाहिए वो हमेशा नेगेटिव ही होने चाहिए, तभी हमको मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव मिलेगा और सम उसका नेगेटिव मिलेगा। तो ये आपको अगेन कॉमन सेंस समझना है। सपोज करिए मैं आपको और कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। अगर p प्लस क्यू मेरा -5 ही है एंड p इंटू क्यू मेरा -6 होता है, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मे बी सही नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन में भी फिट ना बैठे, बट मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए कि साइन के बारे में कैसे हम अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो सम माइनस है एंड मल्टीप्लीकेशन भी माइनस है, तो सम माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको या तो दोनों नेगेटिव हो, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो वो कभी भी जो मल्टीप्लीकेशन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, वो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए जो सम में जो यूज किए जाए नंबर्स वो एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बड़े को पॉजिटिव छोटे में जोड़ेंगे तो सम जो है नेगेटिव आएगा, तो हमको नेगेटिव ये मिलेगा, नेगेटिव ही फिर ये मिलेगा। तो इसलिए इसमें भी कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं कि P एंड Q विल बी, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा और नेगेटिव बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 एंड 1, इनको जोड़ेंगे -5, मल्टीप्लाई करेंगे -6, इस तरीके से। तो ये कॉमन सेंस लगा के आपको इस तरीके से पता लगाना है कि जो नंबर होंगे एटलीस्ट साइन पता चलेगा तो आप फिर उसको सम और मल्टीप्लिकेशन में आप उसको तोड़ सकते हैं। तो आपको अगर वो दो नंबर पता चल गए, आप सिंपली क्या करिए, 2x² आप बीच वाले टर्म को तोड़ के लिख दीजिए, 2x² माइनस 5x को क्या लिखेंगे, -3x -2x -3x प्लस 3। अब देखिए आपने देखा पहले मैंने यहाँ पर 3 लिखा था, फिर उसको काट के मैंने 2 लिखा, क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि अगर मैं आगे जब जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो है मुझे कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने का अगर मैं यहाँ पर 3 रख देता तो इसमें से सिर्फ x कॉमन आता, जो कि सॉल्यूशन तब भी होता लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होता। तो इसलिए आप इस तरीके से दोनों को रखिए ताकि जो पहले वाले के साथ जो दूसरा वाला जो टर्म आप रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, और सिमिलरली दूसरे दो टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। इस तरीके से हम उनको रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ से इजीली आपका 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे x - 1 बचा, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, x - 1 बचा। और देखो दूसरे टर्म में से आपको जो कॉमन लेना है उस वक्त ये बात याद रखनी है कि इस तरीके से कॉमन लो ताकि जो ब्रैकेट में बचे वो पहले वाले ब्रैकेट के बराबर बचे, ताकि हम उस पूरे के पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले सकें और जो बाकी बचा है उसको एक ब्रैकेट में रख सकें। ये हमारे पास दो ब्रैकेट होगा, ये जीरो कब होंगे, जब या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो। तो इसलिए हम एक एक करके दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x = 1 आ जाएगा जब इसको जीरो रखेंगे, x = 3/2 आ जाएगा जब हम इसको जीरो रखेंगे। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहले हमने बात क्या की थी कि अगर हमको दो लीनियर इक्वेशंस के टू वेरिएबल अगर सॉल्यूशन निकालें तो हमको एटलीस्ट दो इक्वेशंस चाहिए दो वेरिएबल में। इस सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने पहले क्या था कि अगर हमारी जो हमने रियल नंबर में बात की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 2 डिग्री है पॉलीनोमियल की तो उसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, 3 है क्यूबिक पॉलीनोमियल तो 3 सॉल्यूशन आएंगे, 4 है तो 4 सॉल्यूशन आएंगे। इस तरीके जितनी पावर होती है किसी इक्वेशन की उसके उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं। वो हमने उसमें भी बात की थी ग्राफिकल मेथड में कि अगर पैराबोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो जगह वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, एटलीस्ट नो एटमोस्ट सॉरी, हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना हो लेकिन जो मैक्सिमम सॉल्यूशन है वो उसकी डिग्री के बराबर होंगे ही होंगे। अब देखिए सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें भी हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा p प्लस क्यू है वो -1 है एंड p इंटू क्यू है वो आपका है -2 इंटू 6 इज -12। अगेन ये माइनस है, ये भी माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक होगा टर्म वो
जो P और Q में से एक होगा वो पॉजिटिव होगा, एक होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वाला बड़ा होगा, देन ओनली दिस इज पॉसिबल। तो ऐसे कौन से होंगे इसमें, जैसे कि -4 एंड 3, तो -4 + 3 क्या हो गया, -1, -4 × 3 क्या हो गया आपका, -12। तो इस तरीके से हमने उसको रीअरेंज किया और यहाँ से ये इक्वेशंस निकल के आ गई। एक को जीरो रखेंगे तो वो ये सॉल्यूशन आएगा, दूसरे को जीरो रखेंगे तो ये सॉल्यूशन आएगा, सिंपल। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 5 है, आप उसको उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 6 भी, तो एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास है रूट्स फाइंड करने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज फैक्टराइजेशन, सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप यहाँ पे अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, यहाँ पे एक फ्रैक्शन देख रहा है आपको, तो इसको किस तरीके से करना है आपको, पहले आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका 8, एलसीएम 8 आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपको ऐसी इक्वेशन मिल गई ना, मिल गई जो अभी हम तक सॉल्व कर रहे थे, उसमें सम कितना होना चाहिए -8, मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए इसका 16, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो वो क्या आएंगे -4 एंड -4, दोनों का सम करो, -8 मल्टीप्लाई करो 16, तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये अगेन अगेन जो एग्जांपल 1 में दिए थे वो उनको सॉल्व करना है, जो हम इक्वेशन बना चुके थे ऑलरेडी। सिमिलरली देखिए फाइंड टू नंबर्स whose sum is this and product is this, आप आराम से बोल सकते हैं sum is x plus y is equals to 27 and x into y is equals to 182। आप सब्स्टिट्यूट करिए y is equals to 27 minus x, आप यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं x 27 minus x is equals to 182। आप इक्वेशन बना सकते हैं 27x minus x² minus 182 is equals to 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये x की वैल्यू मिल जाएगी, x मिल जाएगा तो आपको y मिल जाएगा, इसलिए आपको दोनों नंबर वो मिल जाएंगे। सिमिलरली consecutive two integer sum of whose square is 365, sum of whose square, तो consecutive integer तो वो क्या होंगे, consecutive integer आपके, और आपका एक x है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है x + 1, consecutive तो x + 1 होगा ना, स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, इसका क्या दे रखा है 365। तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करें, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाए, x मिल जाएगा तो आपको x + 1 भी मिल जाएगा। ओके, सेकंड है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, द हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द। अब देखो, आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जिसमें ये है ए बी सी, ये आपकी हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है और ये आपका एल्टीट्यूड है। तो इसमें इक्वेशन क्या होती है, h² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज 13, 7 लेस देन इट्स बेस। तो आपका जो h है एल्टीट्यूड है, जो एल्टीट्यूड है ये एक्चुअली ये बेस है b, मैंने h लिख रखा है, जो बेस है वो एल्टीट्यूड से 7 लेस है, तो एल्टीट्यूड को मैंने x माना, तो ये मेरा बेस हो गया x - 7, इसका स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू 13²। सॉरी ये हाइपोटेनियस ही है, मैंने ए बी यहाँ लिखा है, हो गया था। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके आप इस आप ए और बी यानी कि एल्टीट्यूड एंड बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, आप इसको भी पहले इक्वेशन बनाएं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमको जरूर बताएं। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी ये आ रहा है, नेचर ऑफ द रूट्स। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये चीजें निकल के कहाँ से आती हैं। ओके, देखिए कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, आपकी ये एक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो रूट, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हम उसको डेराइव करेंगे और उससे ही फिर हम बताएंगे कि ये सॉल्यूशन आते हैं और ये इसका नेचर क्या होगा, कब दो सॉल्यूशन होंगे, कब एक सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन होगा लेकिन बराबर होंगे, और कब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही पता चलेगा। तो अभी हम इसको, आपने 9th क्लास में, हम प्रेटी श्योर आपने एक मेथड पढ़ा होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सॉल्व सच इक्वेशंस। उसी से हम ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेराइव करेंगे यहाँ पर, और फिर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। तो देखिए मैं इसको डेराइव करता हूँ यहाँ से, ये ax² है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अभी देखो हमें इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करें, आप पहले a से डिवाइड कर दो क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट नहीं चाहिए,
एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या है कि देखिए ए मैं हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास ए स्क्वायर है और कहीं ना कहीं आपके पास 2ab है। अगर इसको मैं इसको a प्लस बी हमने ऐसे लगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस ए स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2ax समथिंग, मतलब एक कोएफिशिएंट है और हमारे पास x है, बट ए स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसको इस तरह जो है हमारे पास उसको एक साइड रखता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, सॉरी यहाँ पे सी बाई ए आएगा, डिवाइड किया था, इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूं कि इसमें मुझे ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर क्या होगा, अब पहले तो इसको 2bx मैं करूं, इसको 2bx, तो 2bx करने से क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स, तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाई 2a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। मैंने यहाँ पे ये कर दिया, तो ये मेरा 2bx हो गया। अब देखो 2bx में ये क्या हो गया मेरा b, दिस इज माई b, और इस केस में क्या कहेंगे हम इसको a, तो a चाहिए मुझे, तो यहाँ पे a स्क्वायर भी मेरे पास होना चाहिए, तो a स्क्वायर में दोनों तरफ जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर 2 इंटू बी बाई 2a, ये मेरा a है एक्चुअली, इस इक्वेशन वाला a, दिस a, क्योंकि 2 बाहर है, a बीच में, उसके बाद फिर x है, तो ये इस तरह से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो a क्या है मेरा, ये b बाई 2 है, ये a और वो डिफरेंट है x। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे a स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा b बाई 2a का होल स्क्वायर। सिमिलरली मुझे यहाँ ऐड किया तो मुझे सामने RHS में भी ऐड करना होगा, तो माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये क्या है मेरी x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस विल बी माइनस, और मैं इसको b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये आ गया। अब मुझे x प्लस बी बाई 2a चाहिए, तो मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ले दूं, x प्लस बी बाई 2a, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ये इसको यहाँ पे और थोड़ा सा आगे सॉल्व करूँ, इसको ओपन कर देते हैं, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, तो यहाँ से क्या होगा 4a आपका एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा नहीं 4a स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 4ac, तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा ये इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो तो 2a हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ये प्लस माइनस होता है, जब जब आप प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, तो इसलिए अगर उसका 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका प्लस 2 भी होगा और माइनस 2 भी होगा, इसको दोनों के स्क्वायर करने में मुझे 4 मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया, तो x इक्वल टू क्या हो गया मेरा b बाई माइनस b बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और मैं इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये मेरे दो, अब देखिए दो सॉल्यूशन, एक बार प्लस लगाएंगे तो एक सॉल्यूशन आ गया, एक बार माइनस लगाएंगे तो दूसरा सॉल्यूशन आ गया, इसलिए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन होने चाहिए भी थे जो हमको निकल के भी आ रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये आपका यहाँ से निकल के आया है, ये डेरिवेशन मैंने आपको बताया, ये आपके पास अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि कैसे नेचर ऑफ रूट्स हम डिसाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की थी, हमने बात की थी नेचर ऑफ रूट्स की। अब देखिए हमारी जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए ये b बाई 2a, इसको तो आप अलग रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचिए, अगर इसकी वैल्यू, अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac,
इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेट और डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वो वाला नहीं, ये डिस्क्रिमिनेंट, इसको अलग, वो ये वाला डिस्क्रिमिनेंट, एक तरह से आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं जैसे कि एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेंट ये मैथमेटिकल टर्म। अब देखिए, अगर ये, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर इसकी इस पूरे टर्म की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, जीरो कब होगी इसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो कब होगा, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया। अगर ये जीरो हो गया, जीरो हो गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, x इज टू बचेगा आपका माइनस बी बाई 2a, कोई प्लस माइनस नहीं, बस यही सॉल्यूशन है। तो जब ये जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके इक्वेशन के रूट्स तो होंगे, दो ही होंगे, लेकिन वो दोनों बराबर होंगे, जो मैंने हमने बात की थी ना वहां पे कि पैराबोला बनता है जिसमें कि वो सिर्फ टच कर रहा होता है, वो यही वाला केस है, जहां पे ये बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, वहां पे वो टच कर रहा होता है। सॉल्यूशन तो उसके दो ही होते हैं, जीरो तो उसकी दो ही होती हैं, लेकिन वो बराबर होती हैं, इसीलिए वो ये वाला टर्म यहाँ पे जीरो हो जाता है। अब देखिए, अगर ये वाला टर्म पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट तभी ले सकते हैं आप जब उसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स इसमें से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, तो उसके आगे एक बार प्लस लगा सकते हैं, एक बार माइनस लगा सकते हैं। तो उस केस में उसके टू रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे, टू होंगे डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे, और रियल होंगे। अगर वो जीरो हो जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसके रियल रूट्स होंगे बट इक्वल होंगे। अगर लेस देन जीरो होता है तो उसके कोई रियल रूट नहीं होगा, उसके फिर कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, जिसके बारे में हम हायर क्लास में बात करेंगे, यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो वहां पे उसके अभी हम क्या कहेंगे कि उसका कोई रूट नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता इस इक्वेशन का, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है तो आपको कभी भी नेचर ऑफ रूट बताने के लिए कोई भी पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 20 को माइनस 4ac निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और देखिए कि वो जीरो है तो बराबर रियल रूट्स, टू रूट्स बराबर होंगे पर रियल होंगे। अगर वो लेस देन जीरो है तो कोई रूट नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और ग्रेटर देन जीरो है तो वो उसके टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो देखिए ये क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो, अगर ये ऐसा केस हो जाए तो ये आपका वो ग्रेटर होगा डिस्क्रिमिनेंट, तब की बात है। और अगर ये ऐसा हो जाए जो टच ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका कोई रूट नहीं होगा जो कि लेस देन जीरो है। ओके, इस तरीके से हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम ये इक्वेशन ले लें, मैंने वो एग्जांपल छोड़ दिया, आप अगर उसको वो हाइपोटेनिस वाला ही जो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, इसलिए हमने उस बारे में आगे बात नहीं की। अब देखिए, जैसे ये इक्वेशन लें आप, इसमें अगेन आप इसको इसे सिंपली आप इसको x इक्वल्स टू, यहाँ पे a क्या है आपका, a आपका 3 है, b आपका -2 है, एंड c आपका 1/3 है, सीधे इक्वेशन में रखिए और आपको सॉल्यूशन आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में आप ये सारी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एबीसी की वैल्यू पुट करो, आपको x1 और x2 निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा, k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। इक्वल रूट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हमारा जीरो हो, वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है आपका k स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac इज 4, 4 to the 2 is 8, 8 into 3 is 24, minus 24 is equals to 0, तो k is equals to क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, तो उस पर ये आपका जीरो होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैं फिर से एक इक्वेशन आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। Is it possible to design a rectangle mango group whose length is twice its width and area is this? अब देखिए, आपको ये पता ना कि ये पॉसिबल होगा कि भी नहीं होगा, तो सीधे कहा जाएगा ये डिस्क्रिमिनेशन पे। तो आप इस इक्वेशन बनाओ, डिस्क्रिमिनेशन को फाइंड करो, देखो कि अगर वो लेस देन जीरो है तो ऐसा कोई फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, अगर वो जीरो के बराबर है तो पॉसिबल भी है क्योंकि वो इक्वल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर जीरो से बड़ा है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ, कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, कहीं पे भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके हर डाउट का उस कमेंट सेक्शन में लिख के ही जवाब देंगे। अगर डाउट, सिमिलर डाउट बहुत सारे लोगों का होता है, तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपके सामने लेके आ सकते हैं। ये समरी है, आप इसको जरूर पढ़ें, एक एक शब्द को, जैसे कि मैं हमेशा से स्ट्रेस देता चला आया हूँ, आप एक एक शब्द को जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी नहीं समझ में आए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बताएं। हम फिर अगले चैप्टर को लेके आएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।